स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए क्रैकर इज थ्रोन इनटू एयर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो पहले हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। तो क्रैकर को इस तरह से फेंका गया है, कितना वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ, कितने डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री वर्टिकल के साथ, मतलब 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ भी होगा। तो बोल रहा है कि व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 1/2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जब ये क्रैकर 1/2 मीटर हाइट पे है, मान लो कि यहाँ पर है, सपोज करो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि 1/2 मीटर यहाँ पे है। तो अगर ये क्रैकर 1/2 मीटर हाइट पे है, तो हम ये देख रहे हैं कि इट एक्सप्लोड्स इनटू नंबर ऑफ पीसेस। ये कुछ पार्ट्स में ब्रेक हो गया, एक्सप्लोड कर गया, ठीक है, और सब अपना अपना कुछ अलग अलग पैराबोलिक पाथ से ट्रैवल करने लगा। तो पूछ रहा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो और जब ये ऊपर जाएगा और ये जब 1 मीटर की हाइट पे रहेगा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी कितना है। देखो, जब ये क्रैकर बर्स्ट करेगा, फूटेगा, तो उस दौरान इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं लग रहा था, ठीक है। तो अगर उस दौरान इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, दैट मीन्स कि इसका जो मोशन होगा सेंटर ऑफ मास का, वो उसका वेलोसिटी में कोई चेंज देखने को मेरे को नहीं मिलेगा। पहले सेंटर ऑफ मास जितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बाद में भी सेंटर ऑफ मास उतने ही वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। आई मीन कि उसका जो पाथ है वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि देखो, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है, ग्रेविटी की वजह से उसका जो वेलोसिटी है वो तो धीरे धीरे कम हो गई ना, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर रहे कि शुरू में पार्टिकल अगर 10 से चल रहा था तो फाइनली भी 10 से चलेगा, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे। हम ये कह रहे कि जो पार्टिकल जब ऊपर जा रहा था उसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा था, घट रहा था, ठीक है। तो घटते घटते कुछ तो हुआ होगा ना। तो सेंटर ऑफ मास के पाथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास जिस पाथ से जा रहा था उसी पाथ से जाएगा, समझ आ रही बात, उसी पाथ से वो जाएगा। ओके। तो सेंटर ऑफ मास की जो पाथ है उस पर कोई भी चेंज मेरे को देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब एक्सप्लोजन हो गया तो दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। अब ए और बी पॉइंट पे हम क्या करना चाहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम यहाँ लगाना चाहते हैं। ए पर हम हाइट क्या ले रहे हैं, 0, मतलब इसके पास केवल क्या है, काइनेटिक एनर्जी। बी पर हाइट क्या ले रहे हैं हम, 1 मीटर, दैट मीन्स इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और बी पर कुछ वेलोसिटी भी है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक। समझ गए। तो काइनेटिक एनर्जी ए पर और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बी पर, ये टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका मास, मान लो सेंटर ऑफ मास जो था मेरा, टोटल मास एम था। तो सेंटर ऑफ मास का जो टोटल एनर्जी ए पर है वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वल टू, जब हम बी पे पहुंच गए तो सेंटर ऑफ मास का वैल्यू तो एम ही लिखेंगे। सो हाफ इंटू एम इंटू वी मेरे को नहीं पता, प्लस पोटेंशियल हाइट 1 मीटर का है, सो एम इंटू जी इंटू एच। एम यहाँ से कैंसिल हो गया, और 100/2 क्या हो गया, 50, और ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया 10। तो 50 - 10 कितना हो गया, 40। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 40 × 2, ठीक है। तो वी इक्वल टू हो जाएगा √4 × 20, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी इक्वल्स टू √4 × 5। तो 4 और 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, रूट में 5, तो 4√5 मीटर पर सेकेंड सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा। आई मीन पहले सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और 1 मीटर हाइट पे जाने के बाद सेंटर ऑफ मास 4√5 मीटर से चल रहा होगा। ये हम लोग अप्लाई किए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कि जो भी टोटल मोमेंटम था, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, जो भी टोटल एनर्जी ए पे था वही टोटल एनर्जी बी पे होगा। सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू है वो एम है, दैट मीन्स यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर, और बी पर हाफ एम वी स्क्वायर के साथ साथ एम जी एच, और इस तरह से हमने वी का वैल्यू 4√5 निकाल लिया। आई होप आप ये मेथड समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।